हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकीरा मलिक। फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए वो लाए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी एनसीईआरटी नोट्स। एनसीईआरटी नोट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ो। तो आज मैं आप सबके लिए यही टॉपिक्स लाई हूँ, क्योंकि ये आज की जो नोट्स है ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगी प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस क्या क्या हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और विदेशी यात्री, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक ये कब आए और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, और पुरातत्व संबंधी क्या क्या साक्ष्य मिले प्राचीन भारत में, और महत्वपूर्ण अभिलेख। तो ये जी आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक तरह से एडवाइस मान लो या रिक्वेस्ट मान लो, जो भी मान लो, यानी मैं आपको नोट्स बनाने के लिए भी बोलूँगी कि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में 100%, यानी कोई ऐसा वैसा नहीं है, 100% आपके एग्ज़ाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आप खुद भी देख लीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप सबके लिए कुछ अलग करूँ। कुछ अलग मीन्स यानी आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ अवेलेबल कराऊं, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग की है थोड़ी सी, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। और एक बात और, मैं चाहती हूँ अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर अदर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्राचीन भारत का इतिहास। ये मैं आपको जितनी भी वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरी डिटेल के साथ और टॉपिक वाइज बनाऊंगी, और साथ ही साथ इसकी MCQs की भी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताती भी चलूँगी कि आपके कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह वीडियो और देखते हैं, यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसी से ही हमें पूरी हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स क्या क्या हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, और वे 4 स्रोत कौन कौन से हैं। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं। जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखता रहे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता का क्या नाम है, महर्षि कृष्ण। महर्षि कृष्ण को वेद व्यास को माना जाता है, यानी इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 क्या है, ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, और चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना
आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ण हैं और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख भी प्राचीनतम स्त्रोत ऋग्वेद में है और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, यानी यजुर्वेद में आपका क्या क्या है देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो कृष्ण यजुर्वेद एवं एक शुक्ल यजुर्वेद है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसे एक तरह से भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते रहना। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्व यानी अथर्व का क्या मतलब है? ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सामान्य लोगों के विश्वासों, अंधविश्वासों का वर्णन है, जैसे जादू, टोना, टोटके, भूत प्रेत, जड़ी बूटी सभी का वर्णन अथर्ववेद है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजाति को 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी इम्पोर्टेंट बिंदु, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या आएंगे। तो देखते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है? वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो वे 6 वेदांगों की रचना कौन कौन सी है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये वाला पॉइंट भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवण ने की, जिनकी संख्या कितनी है? 18 है। तीसरा जो पॉइंट है वो है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। यानी ये जो हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। हीनयान और महायान ये दोनों शाखा हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्रों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ हमारा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये वाला पॉइंट हमारा इतना रिपीट होता है बहुत ज़्यादा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 6 पेज पे आते हैं और 6 पेज पे हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये मैंने आपको अभी रिपीट किया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 8 पॉइंट क्या कहता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? कलहन ने किया है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 पॉइंट क्या कहता है? 9 पॉइंट हमारा अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा में है, जिसके लेखक अली अहमद है। ये वाला पॉइंट भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। 11 पॉइंट हमारा कहता है कि कात्यायन की गार्गी की संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और 12 है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इन वेदों से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बात करता है हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन आए? यूनानी रोमन लेखक यानी टेसियस कौन थे? यह ईरान का राजवेद
राजवेद था। बात करें हेरोडेट्स की, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में इतना रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं तीसरे यूनानी लेखक की, यानी बात करते हैं मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। यानी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है मेगस्थनीज ने। और ये कहा जाता है कि मेगस्थनीज जो है वो किसका राजदूत था, वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और ये क्वेश्चन आ जाता है ये किसके शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका में किसका वर्णन किया गया है, इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। तो देखिए इस 3 पॉइंट से ही आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिम्बिसार यानी जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं 5वें की, यानी डायनोसियस की। यह मिस्र नरेश टोलमी यानी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। अब बात करते हैं टोलमी, यानी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टोलमी ने। ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी मैं आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ ये मैं आपके सबके लिए एक तरह से कलेक्ट करके लाई हूँ, यानी एक संग्रह बना के लाई हूँ कि ये सारे ही पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, लेकिन जिसको मैं मार्क कर रही हूँ वो तो आपके एग्ज़ाम में 100% ही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7 की बात करें प्लिनी। इसे प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। यानी ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है प्लिनी ने। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन, चीनी लेखकों के बारे में। अब चीनी लेखकों में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान, यानी ये वाला पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। दूसरा जो हमारा चीनी यात्री था वो उसका नाम है संगयुन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, यानी हेनसोंग। यह किसके शासनकाल में आया, यह हर्षवर्धन शासनकाल में आया। और इसने हेनसांग 2000 यानी 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, यानी हेनसांग। यहाँ से भी आपका बहुत ही पॉइंट बनते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं इसके बारे में। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारतीय बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। यानी इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ था कि यह नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करे और वहाँ से जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सामग्री हो, ग्रंथ हो, उसको इकट्ठा करके ये अपने साथ ले जाए। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये पॉइंट भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में किसकी बात की गई है, इत्सिंग की। यानी यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अरबी लेखकों की, कि अरबी लेखक कौन कौन आए और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो ये सब हम देखते हैं। सबसे पहले जो अरबी लेखक आया वो आया अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी किसके शासनकाल में आया, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। यानी इसमें क्या बताया गया है, इसमें भारत की खोज के बारे में वर्णन किया गया है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है। यानी ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों
प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में यह विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं अरबी लेखक। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ क्या है? रिहला। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको किया था? इब्न बतूता को। तो ये थे इससे रिलेटेड पॉइंट। आगे देखते हैं। आगे हमारे अन्य लेखक, यानी अन्य लेखक में कौन कौन आए अब हम देखते हैं। यानी तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने 2 ग्रंथ की रचना की है। दूसरा मार्को पोलो, ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। यानी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, यानी जिसको क्या बोलते हैं एशिया माइनर्स बोला जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। यानी ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की कहाँ से क्या मिला। दूसरा जो है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत यानी होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। तीसरा जो पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो है जूम कर लूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह दिख जाए। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भी कहाँ से मिली है? भीतरी स्तंभ लेह से प्राप्त होती है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। जो शासक भानुगुप्त, उस टाइम पे शासक कौन कर रहे थे? भानुगुप्त कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये वाला पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है कि रेशम बुनकर की श्रेणी का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल यानी बुर्जुहोम से गर्तावास, जिसको क्या बोला जाता है? गड्ढाघर भी बोला जाता है, उसका साक्ष्य मिला है। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है प्राचीन सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसरपन कहा गया। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तो नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यानी समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे पॉइंट जितने भी मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेलर शैली कही जाती है यानी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। बारेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और गांडेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी ये आ जाता है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, या लक्ष्मण या गोंडेश्वर देशावतर। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों की कि कौन सा अभिलेख और कौन से शासन काल में प्राप्त हुआ है। पहला जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये वाला जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी ये किसके शासक में मिला है? ये कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में मिला है। दूसरा जो है वह है जूनागढ़, यानी जूनागढ़ को गिरनार भी बोलते हैं, अभिलेख। ये किसके शासनकाल में मिला है? ये मिला है रुद्ररामन के। तीसरा जो है नासिक अभिलेख, ये किसके शासनकाल में मिला है? ये है गौतमी बलश्री के शासनकाल में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की। ये किसके शासनकाल में मिला है? ये मिला है समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, ये किसके शासनकाल में मिला है? मालवा नरेश यशोवर्मन के अभिलेख में। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, ये मिला है प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में। और इससे नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये मिला है स्कंदगुप्त से। और लास्ट है देवपाड़ा अभिलेख, ये मिला है बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल में। तो ये हमारे सारे ही जितने भी अभिलेख मैंने बताए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी मैंने आपको नोट्स आज की वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप इनको पढ़ लोगे और साथ ही साथ इसके MCQs भी सोल्व कर लोगे, तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और ये सब मैंने आपके लिए किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको इनसे अलग भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।